आई कवरेज रहस्य की खोज। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में साहित्यिक सेवा कर रहे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय शायर व साहित्यकार शारिक रब्बानी ने बहराइच जिले के नानपारा में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान शिक्षक व शायर अहमद चुगताई से उर्दू तालीम हासिल की। नानपारा के सादत इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट, कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम और अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से एमकॉम करने के बाद यूपीएफसी में सर्विस करते हुए जनाब शारिक रब्बानी ने शायरी की शुरुआत की और पहली गज़ल 1990 में जराइम की दुनिया नामक पत्रिका में छपी। उन्हें शायरी का शौक पिता से विरासत में मिला और शायरी में उनके उस्ताद जनाब करीमुल एहसानी साहब लोहारी मुजफ्फरनगर रहे। धीरे धीरे आप मुशायरों, बहुभाषीय गज़ल गोष्ठियों में शामिल होने लगे। देश विदेश में आपकी गज़लें प्रकाशित होने लगीं। आपकी कई किताबें जैसे फिक्रोफन, गर्दिशे अय्याम, डूबते नगमात, इजहार वारसी शख्सियत और फन, नेपाल में उर्दू की शमा आदि भारतवर्ष के रामपुर, पटना और भोपाल के अलावा नेपाल की तमाम लाइब्रेरियों में भी शुमार हैं। जनाब शारिक रब्बानी को अवध श्री सम्मान, यूपी उर्दू अकादमी पुरस्कार, अहमद चुगताई अवार्ड, सृजनशील मोती सृष्टा सम्मान, फारूक अहमद गजल सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। जनाब शारिक रब्बानी की शायरी में कृष्ण, मीराबाई और हाजी वारिस अली शाह पर भी कलम चली है। आपकी रचनाओं से प्रभावित होकर नेपाल राष्ट्र के लेखक अब्दुल लतीफ शौक ने शारिक रब्बानी मेरी निगाह में और भारतवर्ष से बहराइच के युवा लेखक रोशन जमीर ने शारिक रब्बानी अदब के आईने में किताब लिख डाली। आज हम एनएनआई कवरेज पर खास मुलाकात, खास बातचीत, साक्षात्कार में जनाब शारिक रब्बानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। एनएनआई के खास शो साक्षात्कार में आज हमारे साथ एक ऐसे साहित्यकार और फनकार मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। उनकी लेखनी का जो महत्व है, उन्होंने जो साहित्य में योगदान दिया है, उसके बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। इस जहां में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इस जहां में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं दुआ कर रहा हूं सभी के लिए। ये अल्फाज, ये लाइनें ऐसे मशहूर साहित्यकार की हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में आपको मुखातिब कराते हैं शारिक रब्बानी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, एनएनआई कवरेज के इस खास शो में। आपको बता दें कि इस साक्षात्कार में हम रब्बानी साहब से ऐसी चीज़ों को आपके सामने प्रश्न के रूप में पेश करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने भारत और नेपाल दोनों क्षेत्रों में साहित्यिक सेवा की है। महिलाओं का हित आपने प्रथम रखा है। इसके अलावा बहुत सारी विधाओं में भी आपने रचनाएं की हैं। ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे आपको जोड़ते हैं शारिक रब्बानी साहब से। आपका एक बार फिर से स्वागत है। रब्बानी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने साहित्य के जरिए जो महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, और आपने नारी, माँ तथा मीराबाई वगैरह पर भी कविताएं लिखी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के उत्थान के लिए किन किन बातों पर अमल किया जाना जरूरी है। समाज में महिलाओं की जो दशा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। महिलाएं किसी भी धर्म, इलाके या समाज की हों, उनका सम्मान होना चाहिए। उनकी शिक्षा, उन नारी स्वतंत्रता, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए और उन पर कोई भी जुल्म, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्हें ऐसी रूढ़वादी परंपराओं से भी मुक्त किया जाना चाहिए जो महिलाओं की तरक्की में बाधक हों। रब्बानी जी, देखिए, यहाँ पर साहित्यकार के रूप में आप हमारे सामने हैं। आप उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का जो नानपारा क्षेत्र है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि आपका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार रहा है, तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है। जनता इंटर कॉलेज नानपारा में सन 1978 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इंटर कॉलेज में उर्दू के शिक्षक और शायर अहमद चुगताई से प्रारंभिक उर्दू तालीम भी हासिल की है।
रब्बानी साहब, आप क्या कहेंगे, आपके जो शुरुआती दौर में आपसे जो साहित्यकार जुड़े, आपके उस्ताद कौन रहे, क्या कैसे शुरुआत हुई? हमारी शुरुआत पीलीभीत में सर्विस के दौरान हुई, जब हमने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एमकॉम के बाद एमए उर्दू की शिक्षा प्राप्त की और गज़लें लिखना शुरू की। हमारे उस्ताद मुजफ्फरनगर के करीमुल एहसानी साहब हैं, और जो मशहूर शायर हज़रत एहसान दानिश के शागिर्द हैं। उनसे हमने शायरी में की शिक्षा प्रारंभिक प्राप्त की, और उसके बाद हमारी गज़लें जो हैं हिंदुस्तान के तमाम मशहूर मैगज़ीनों में शाया होने लगी। बाद में हमारी किताबें भी शाया हुई और तमाम मुशायरों में भी हमने शिरकत की। रब्बानी साहब, ये जानकारी में आया है कि आपने जब यूपीएससी में सर्विस की, उसके बाद से ही शेर व शायरी शुरुआत की। तो ये आपको शुरुआत में प्रेरणा कैसे मिली कि उर्दू लैंग्वेज को जिससे आप प्रभावित हुए हैं, लोगों के सामने उसकी तहजीब, उसकी अहमियत दर्शाई जाए? जहाँ तक शायरी का मसला है, हमारे वालिद भी शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट थे। उन्होंने नानपारा में एक जनता लाइब्रेरी खोली थी, जिसमें तमाम किताबें आती थी, और तमाम शोरा से उनके ताल्लुकात थे। हमने जनता इंटर कॉलेज में मशहूर शायर और उस्ताद अहमद चुगताई से शुरुआत में उर्दू पढ़ी। माहौल तो भी शायरी का शुरू से ही मिला, लेकिन जो मैदान में हम बहैसियत शायर उतरे, वो हमने एमए उर्दू करने के बाद जो है पीलीभीत से शायरी की शुरुआत की। और हमारी पहली गज़ल सन 1990 में जी, एक मैगज़ीन में शाया हुई, जराइम की दुनिया जिसका नाम था। उसके बाद जो है ऐसा होता था कि महीने में कोई भी ऐसी मैगज़ीन नहीं आती थी जिसमें हमारी कोई गज़ल शामिल ना हो। बेशक इन्हीं साहित्य के योगदान के फलस्वरूप आपको देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड, सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। शायरी में आपके उस्ताद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर एहसान दानिश के शागिर्द जनाब करीमुल एहसानी साहब हसनपुर लोहारी मुजफ्फरपुर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। आपकी किताबें बहुत सारी लाइब्रेरियों में हैं। हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शक आपकी रचनाओं को पढ़ना चाहें तो किन लाइब्रेरियों में शिरकत करें और कौन सी किताबें बेस्ट रहेंगी? हमारी किताबें हिंदुस्तान और नेपाल के अलावा दीगर मुल्कों के भी लाइब्रेरियों में हैं। हिंदुस्तान की मशहूर लाइब्रेरी रज़ा लाइब्रेरी में हमारी सभी किताबें आपको मौजूद मिलेंगी। इसके अलावा जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, आपको उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश में, उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश में भी आपको हमारी किताबें मिलेंगी आपको। और हमारी पहली किताब जो है वो है फ़िक्र फ़न। ये एक शेरी मजमुआ है, काव्य संग्रह कह लीजिए, इसमें गज़लें वगैरह हमारी शामिल हैं। उसके बाद दूसरी किताब हमारी जो शाया हुई वो है गर्दिश अय्याम नावल। ये गर्दिश अय्याम नावल में हमने वो उमराव जाओ नदा नाम की जो नावल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी थी, उसी तर्ज पर हमने इस नावल को लिखा है। लेकिन इस हमारी नावल में आप राजाओं नवाबों के जो हालात बाद में पेश आए उसका हमने जिक्र किया है। और इसके बाद हमने डूबते नगमात एक किताब लिखी है, और बहराइच के मशहूर शायर इजहार वारसी पर हमने इजहार वारसी शख्सियत और फ़न किताब लिखी है। इसके अलावा दो किताबें हमारी नेपाल के ताल्लुक़ से भी शाया हुई हैं। एक है नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा, जिस पर अभी हाल में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने इनाम भी हमको दिया है। और एक किताब है नेपाल में उर्दू की शमा, ये नेपाल से ही शाया हुई है। और दोनों किताबें आपकी वर्ष 2018 में ही? जी हाँ।
एक काव्य संग्रह आपका जो प्रकाशित होने वाला है, अफकारे शारिक, जी हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? अफकारे शारिक ये काव्य संग्रह जो है जल्द ही शाया होने वाला है। इसमें हमारे हमने हमद, नात, मनकबत, गज़ल, नज़्म, दोहा, कतात तमाम विधाओं को इसमें हमने शामिल किया है और नेपाल के ताल्लुक से भी हमारा कलाम उसमें है। इस पर कई बाहर के लोगों ने अपने तासुरात भी लिखे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जो शारिक रब्बानी साहित्यकार इसमें हमारे बीच मौजूद हैं, इनके ऊपर भारत के एक युवा साहित्यकार लेखक रोशन जमीर ने हाल ही में एक किताब लिखी है, शारिक रब्बानी अदब के आईने में। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, आपकी शख्सियत को, आपकी अहमियत को पिरोने की कोशिश की है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा नेपाल में भी आपकी उतनी ही पकड़ है। वहाँ के लेखक अब्दुल लतीफ़ शौक नेपालवी ने शारिक रब्बानी मेरी निगाह में एक पुस्तक लिखी है। आपको कितना गर्व महसूस होता है जब विदेशों में भी आपकी अहमियत को लोग पहचानते हैं? जहाँ तक गर्व का ताल्लुक है, हमको इस पर कोई गर्व नहीं है। ये लोगों की मोहब्बत है, मोहब्बत है, इंसानियत है। जो लोगों ने हमको पसंद किया, हमारे कलाम को पसंद किया, हमारी लेखनी को पसंद किया और उन्होंने अपनी कलम उठाई। अवध श्री सम्मान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार व सम्मान, फारूक अहमद आरिफ गजल सम्मान, अहमद चुगताई अवार्ड, सृजनशील मोती श्रेष्ठता सम्मान, एजाजी सनत बराए फरीद सिंफनात व मनकबत। इसके अलावा आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कैसा लगता है आप जब अपनी कलम से कुछ लिखते हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं और संस्थाएं आपको पुरस्कार प्रदान करती हैं? पुरस्कार का जहाँ तक ताल्लुक है, पुरस्कार के लिए हमने कोई आज तक काम नहीं किया। हमने जो काम किया वो समाज के लिए किया, मानवता के लिए किया और प्रेम भावना से किया। ये लोगों की अपनी अलग सोच होती है कि वो हमसे प्रभावित होते हैं, मुतासिर होते हैं और हमको एजाज़ से नवाजते हैं। बहरहाल ये हमारी हौसला अफजाई तो होती ही है, जिसके लिए मैं जिन लोगों ने भी हमको सम्मान दिया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रब्बानी साहब, आप शायर व साहित्यकार के रूप में वर्तमान में काफ़ी कुछ मशहूर हैं। आपके पूर्वज राजा जंग बहादुर खां, जो राजा नानपारा थे, उनके कार्यकाल में नायब रियासत थे और स्टेट का काम भी वही लोग देखते थे। आपका ताल्लुक एक जमींदार परिवार से है, तो आपके मन में ये साहित्य के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई? साहित्य का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो बहुत कदीम ज़माने से रहा है और राजा होकर भी लोगों ने शायरी की है। नवाब वाजिद अली शाह एक अच्छे शायर थे, अख्तर तखल्लुस रखते थे। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि राजा जंग बहादुर खां भी एक अच्छे शायर थे और उनके का दीवान जो है वो बज़्म पैगम्बरी के नाम से शाया हो चुका है बहुत शुरू में। और वो आपके महमूदाबाद रियासत की लाइब्रेरी में और आपके बहराइच में सालार लाइब्रेरी में भी किताब हमारी नज़र से गुजरी है। इसके अलावा रेख्ता पर भी मौजूद है और रियासत में लोग जो है दरबारी शायर भी रखते थे। तो साहित्य का तो ताल्लुक बहुत पहले से रहा। आप देख लें, ये आप तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, ये सब जो भी है उस टाइम वो राजाओं के टाइम में थे। तो साहित्य का लगाव हमको बहुत बचपन से ही था, घरेलू माहौल भी था और आगे हमको पढ़ने का मौका मिला जब हमारे साथ तमाम साहित्यकार जुड़े। आज हमारे साथ आपके हिंदुस्तान के तमाम शायर जुड़े हुए हैं, तमाम अदीब जुड़े हुए हैं, नेपाल के जुड़े हैं और उर्दू ही नहीं, हिंदी, अवधी, नेपाली, दीगर ज़बानों के भी साहित्यकार हमसे ताल्लुक़ रखते हैं। और शायरी साहब, आपकी शायरी में इश्क का रंग है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसी मौके पर मैं चाहूँगा कि एक ऐसा शेर जो इश्क से लगोलग हो, शराबोर हो, दर्शक सुनना पसंद करेंगे। एक कता पेश कर रहा हूँ। हुस्न जब बेनकाब होता है,
हुस्न जब बेनकाब होता है आप अपना जवाब होता है। क्या बात है। हुस्न जब बेनकाब होता है आप अपना जवाब होता है। हसरते दीद यार ऐ शारिक जान का एक अजाब होता है। क्या बात। एक चीज और है, इश्क का रंग है तो जुदाई का मातम भी होगा। आपने श्रृंगार के दोनों हिस्सों को अपनी शायरी के माध्यम से परिचयित किया हुआ है। क्या जुदाई का रंग कैसे आप ढालते हैं? जुदाई का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने ज़्यादातर कोशिश की है, कभी भी मायूसी को अपने कलाम में लाने की कोशिश नहीं की हमने, और ज़्यादातर हमने जो है इश्क और प्रेम, इंसानियत को ही ज़्यादा तवज्जो दी है। कहीं कहीं हालात हाजरा पर भी हमने बातें कही हैं। एक शेर हालात हाजरा पे समात फरमाए, ज़मीन पे रह के वो देखेगा आसमां कैसे, ज़मीन पे रह के वो देखेगा आसमां कैसे, हमेशा गर्दिशे दौरान का जो शिकार रहे। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा में भी आपने अपनी छाप बनाई है। आपकी रचनाएं मानवतावादी और महिला अधिकारों का समर्थन करती हैं। आपने गजल, नज्म, नात, मनकबत, कथा और दोहा सभी विधाओं में शायरी की है। महिला अधिकारों का जो आपकी शायरियां समर्थन करती हैं वो किस प्रकार से पेश करते हैं? हमने नारी पर नज्म लिखी है, माँ पर लिखी है, मीराबाई पे लिखी है। एक नारी के दो शेर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। समाज फरमाए, मर्दो जन का एक है रुतबा, मर्दो जन का एक है रुतबा, रहमत व बरकत नारी है। मर्दो जन का एक है रुतबा, रहमत व बरकत नारी है, नारी का सम्मान होशारिक तोहफा कुदरत नारी है। बहुत आपका ही एक शेर अभी जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, इस जहां में मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं दुआ कर रहा हूं सभी के लिए, आपके अल्फाजों से सुनना चाहूँगा। इस जहां में मेरा कोई दुश्मन नहीं, इस जहां में मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं दुआ कर रहा हूं सभी के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के भीतर छुपी हुई होती है, और उनमें से प्रतिभा ही एक ऐसी चीज़ है जो निखर जाती है और सबके सामने आ जाती है। आपको मथुरा से कितना लगाव है? सीधा सवाल। जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक है, एक जंग आज़ादी के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सूफी रहे हैं, शायर रहे हैं, जिनको हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं। नाम है मौलाना हसरत मोहानी जी। मौलाना हसरत मोहानी बराबर मथुरा जाते थे और कृष्ण जी के शान में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। इसके अलावा मुस्लिम सूफी संत जो भी हुए हैं, उन्होंने कृष्ण जी पर कुछ न कुछ कहा है। दो लाइनें हो जाए। हमने भी उसकी पैरवी की है और समाज फरमाए, क्या खूब तेरी शान है या हजरत कृष्ण, क्या खूब तेरी शान है या हजरत कृष्ण, गीता से मिलता ज्ञान है या हजरत कृष्ण, गीता से मिलता ज्ञान है या हजरत कृष्ण, राधा का प्यार तुमको मुबारक हो श्याम जी, राधा का प्यार तुमको मुबारक हो श्याम जी, तू आशिकों की जान है या हजरत कृष्ण। क्या बता, आपने तो युवाओं की मुंह की बात छीन ली। रब्बानी साहब, आपको समर्पित नेपाल के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त उस्ताद शायर अब्दुल लतीफ़ ने भी आपके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। दो लाइनें मेरे सामने हैं। गुलों को रंग व बू बख्शा, कली को ताजगी दे दी, बहुत अच्छा किया तुमने, चमन को जिंदगी दे दी। इन दो लाइनों में शौक साहब बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं अगर दर्शकों की तरफ से ये पूछना चाहूँ कि आपने चमन को, यानी कि अपने आस पड़ोस के लोगों को किस प्रकार से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है साहित्य के क्षेत्र में?
उस्ताद शायर अब्दुल लतीफ़ शौक़ साहब ने जो ये अशार हमारे ताल्लुक़ से कहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमने जैसे नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा किताब लिखी, तो इसमें हमने ये ढूंढ निकाला कि नेपाल में उर्दू कब से शुरू हुई, शायरी कब से शुरू हुई। हमने ये देखा कि बेगम हज़रत महल जब हिंदुस्तान से वो नेपाल गई, तो और उनके साथ उनके लड़के दिलचस्प कद्र भी थे, तो वहाँ पर उनका कोई वक्त कैसे गुजरता है। उसके लिए उन्होंने लखनऊ की तर्ज पर वहाँ पर एक बज़्म कायम कर ली, कुछ लोगों को जोड़ा और उनको शेर व शायरी का दर्स दिया। इसके बाद पूरे मुल्क नेपाल में कहाँ कहाँ लोगों ने शायरी की, कौन कौन शायर हुए, इन सब को हमने उस किताब में लाकर शामिल किया। तो जो लोग जिनको लोग भूल चुके थे या जिनका नाम नहीं जानते थे साहित्य में, उन सब को हमने लाकर सामने रखा जी। इससे हम अब्दुल लतीफ़ शौक़ साहब बहुत मुतासिर हुए और उसी को ज़हन में रख के उन्होंने ये अशार कहे हैं। रब्बानी साहब, आपके पूर्वज 1857 की क्रांति के समय बाराबंकी से नानपारा आए थे और आज़ादी के लिए जब लड़ाई शुरू की गई अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उसमें शामिल भी हुए थे। इस चीज़ को बेसिकली आप अपने शेरों में या अपने साहित्य में अपनी कलम के माध्यम से कैसे लिखते हैं, कैसे भी होते हैं? क्या उस समय का दर्द रहा होगा और वर्तमान में क्या है भारत की स्थिति, इसको कैसे जोड़ते हैं? उस टाइम जब ये 1857 की तो गदर पहली क्रांति मानी जाती है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया, तो उस वक्त लोग ये जानने लगे आखिर में, तमाम जो आपके ताल्लुकदार थे, ज़मींदार थे, कि अब ये हिंदुस्तान पर काबिज़ हो रहा है। तो 1857 से पहले भी कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखालफत की, और लेकिन वो मुखालफत भी जो है दबी यूँ कि उसमें कोई लीडर नहीं था। लीडर नहीं था, लोगों ने बगावत की, उसमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे हैं, और लेकिन वो बगावत दब गई। 1857 में जब क्रांति हुई तो लोगों ने महसूस किया कि किसी भी क्रांति या आंदोलन के लिए लीडर का होना ज़रूरी है, और तब उन्होंने आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो है वो लीडर बनाया, और उसके साथ जो है झांसी की रानी और तमाम लोगों ने मिलकर वो जो है 1857 की क्रांति की। आप देखेंगे कि भारत की आज़ादी में भी लीडर का बहुत अहम रोल रहा। जैसे महात्मा गांधी 1947 में जो आज़ादी मिली, लेकिन उसमें लीडरशिप जो थी वो आपकी महात्मा गांधी की थी। जहाँ तक अशार का ताल्लुक़ है, हमने वतन से ताल्लुक़ से बहुत से शेर कहे हैं। वतन से मोहब्बत है, समाज फरमाए, वफा खुलूस मोहब्बत का क्या उजाला है, वफा खुलूस मोहब्बत का क्या उजाला है, मेरे वतन का ज़माने में बोल बाला है, मेरे वतन का ज़माने में बोल बाला है। और एक दूसरी नज़्म का शेर है, मैं हूँ नाज़ा अपने वतन पर, मैं हूँ नाज़ा अपने वतन पर, मेरा वतन क्या खूब है, मैं हूँ नाज़ा अपने वतन पर, मेरा वतन क्या खूब है, इसका हर एक ज़र्रा मेरी नज़रों में महबूब है। वाह, आपने पूरी बात कही, उसमें शामिल हो गया। रब्बानी साहब, आपके पिता, आपकी दादी, यानी कि आपके परिवार में से बहुत सारे लोगों का ताल्लुकात फिल्म जगत से भी रहा है, तो अगर मैं पूछूं या दर्शक हमारे जानना चाहें, कई सारे प्रश्न आते रहते हैं मेल पर कि अगर साहित्यकार हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, आजकल फिल्मों में जो गाने आते हैं उससे संबंधित कोई ऐसा शेर जो युवाओं के प्रति समर्पित हो? जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक़ है, आजकल के जो गाने हैं और पहले के गानों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। नए लोग जो हैं वो दूसरी तरह गाना सुनते हैं, और
पुराने लोग दूसरे तरह गाना सुनते हैं। जहाँ तक हमारे वालिद का ताल्लुक़ है तो वालिद का कुछ दिन बॉम्बे में क़याम रहा और उस क़याम के दौरान वो आपके शकील बदायूनी, सबा अफ़गानी वगैरह सब से ताल्लुक़ात थे। उसके बाद चूँकि उन्हें अदब से लगाव था और उन्होंने यहाँ वापस आकर जब नानपारा आए तो नानपारा में उन्होंने जनता लाइब्रेरी खोली। तो लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से भी उनके तमाम जो है आपके शायरों से, तमाम जो है आपके मीडिया के लोगों से, उस टाइम जो भी पत्रकार वगैरह हुआ करते थे, मैगजीन के एडिटर्स होते थे, उनसे ताल्लुकात थे। और फिल्मों से के ताल्लुक़ से हमारा कोई ऐसा शेयर नहीं है, हम तो फिल्म जगत से थोड़ा दूर है, काफ़ी गहराई से हाँ, लेकिन फिल्म जगत के लोगों तक पहुंचने की हमारी ख्वाहिश रहती है। हमें मिजुआ आजमगढ़, शबाना आज़मी के भी घर गया, हाँ, और इसके अलावा और जगह भी हमने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन बहैसियत एक शायर वती। शारिक रब्बानी साहब, आपकी नज़मों और गज़लों में सर्व समाज हित, देश प्रेम और गंगा जमुनी विचारधारा से काफ़ी कुछ देखा गया। भक्ति के शेर भी मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि इस संदर्भ में कुछ शेर हमारे श्रोताओं के सामने रखें। भक्ति के गीत में कृष्ण जी की जो भक्ति कहा जाए, मीरा जी, जो कृष्ण जी का मीरा का ताल्लुक़ है, वो सभी के सामने है। मीरा पर हमने एक नज़्म लिखी है, समाअत फरमाए। मीरा का हर भजन ही कृष्णा के नाम है, मीरा का हर भजन ही कृष्णा के नाम है, मीरा की लाज रखना कृष्णा का काम है, मीरा की लाज रखना कृष्णा का काम है। मीरा के जैसी जग में बहुत कम है नारियाँ, मीरा के जैसी जग में बहुत कम है नारियाँ, मीरा का राहे इश्क में ऊंचा मकाम। और मीरा को जिस ज़मीन से शोहरत बहुत मिली, मीरा को जिस ज़मीन से शोहरत बहुत मिली, मथुरा व द्वारिका तुझे मेरा सलाम है। क्या बात, मथुरा व द्वारिका तुझे मेरा सलाम है। अगला शेर है, मीरा के बोल मेरे दिल में उतर गए, मीरा के बोल मेरे दिल में उतर गए, मीरा का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। मीरा के बोल मेरे दिल में उतर गए, मीरा का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। और मक्ता पेश है जी। मीरा की जो पसंद है मेरी वही पसंद, मीरा की जो पसंद है मेरी वही पसंद, शारिक भी तेरे दर का कृष्णा गुलाम है। क्या शारिक भी तेरे दर का कृष्णा। शारिक रब्बानी साहब, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल की बात हो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? दिल की बात है जहाँ तक, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में मोहब्बत रहे, और जो इस नारी और पुरुष के बीच की जो खाई है, जो आजकल आप लोग हालात देख रहे हैं, ये सब खत्म हो, सब महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हक मिले, हर समाज के लोग को बराबरी का हक मिले, यही हमारी ख्वाहिश है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे भारत और नेपाल दोनों ही देशों में साहित्यिक सेवा कर रहे नानपारा के लोकप्रिय शायर और साहित्यकार शारिक रब्बानी जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों से रूबरू हुए। साथियों, यहाँ पर जब किसी साहित्य की बात होती है तो उसका स्रोत क्या है, उसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, और उसको परोसने के बाद दर्शक और पाठक उसको कैसे लेंगे, सहजता का भाव उसमें होना चाहिए। उन सभी चीज़ों को शारिक रब्बानी साहब ने अपने रचनाओं में पिरोने का प्रयास किया है, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल मुल्क में भी अपनी अच्छी छाप छोड़ चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए साहित्यकार के साथ या एक नए साक्षात्कार के साथ। तब तक देखते रहिए NNI कवरेज राज की खोज। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।